Good morning, student. Myself Manoj Chotia from रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका पुनः स्वागत करता हूं। पादप वृद्धि अपना चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में अपने 3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। उनमें से पहला है वसंतीकरण, उसके बाद में अपन पढ़ेंगे जीर्णता और उसके बाद में प्रसुप्ति, और आज इस अध्याय को अपन समाप्त करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वसंतीकरण क्या है। लायंस को ना 3 वैज्ञानिकों के नाम अपने को इस टॉपिक के अंतर्गत याद रखना है, लायंस को, कावर्ड और मेल्चर्स। तो सबसे पहले वसंतीकरण शब्द जो है वो लायंस्को ने दिया था। अभी अपन ने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था फोटोपीरियडिज्म या दीप्तकालिता। दीप्तकालिता क्या था कि पादप में पुष्पन की क्रिया के लिए एक निश्चित प्रकाश अवधि की आवश्यकता होती है। तो वो जो दीप्तकालिता थी वो 1 वर्षीय पादपों तक के लिए तो ठीक थी। अभी अपन अगर बात करें द्विवर्षीय जो पादप होते हैं, ठीक है, तो उनमें दीप्त काल के अलावा वसंतीकरण भी क्या करता है, पुष्पन की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। और वसंतीकरण क्या है, यानी प्रकाश की भिन्न भिन्न मात्रा या की बात करें तो दीप्तकालिता, और अगर तापक्रम की बात करें तो क्या है, वसंतीकरण। अर्थात तापक्रम, लायंस्को ने क्या कहा कि तापक्रम जो है वो पादपों में पुष्पन की क्रिया के लिए आवश्यक होता है। और कैसा तापमान, तो वसंत का मतलब ठंडा तापमान, ठीक है। इसी बात को कॉर्ड ने क्या कहा, शीत उपचार द्वारा पुष्पन की योग्यता के उपार्जन को वसंतीकरण कहते हैं। तो ये पर्टिकुलर वैज्ञानिक की दी हुई परिभाषा है, तो इसको हमें ज्यों का त्यों याद रखना पड़ेगा। शीत उपचार द्वारा पुष्पन की योग्यता के उपार्जन को वसंतीकरण कहते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि जब किसी भी पादप को शीत उपचार दिया जाता है, या अपनी यूं कहेगी जो द्विवर्षीय पादप होते हैं, द्विवर्षीय पादपों में क्या होता है कि द्वितीय वर्ष के अंतर्गत पुष्प का निर्माण होता है। प्रथम वर्ष में उसके अंतर्गत केवल मात्र कायिक वृद्धि ही होती है, और कायिक वृद्धि होने के पश्चात जब शीत ऋतु आती है तो उनको क्या होता है, शीत उपचार प्राप्त होता है। और उस शीत काल में एक विशेष प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है जो पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है। अब देखिए, मेल्चर्स नामक साइंटिस्ट ने उस पदार्थ को क्या कहा, वर्नेलिन, ठीक है। जैसे फाइटोक्रोम में बोर्थविक और हेनरिक्स ने फ्लोरिजन नाम दिया था, उसी प्रकार मेल्चर्स ने कहा कि वर्नेलिन का निर्माण होता है। और उसके पश्चात लेंग ने क्या कहा, लेंग नामक साइंटिस्ट ने कहा कि लेंग के अनुसार वर्नेलिन का फ्लोरिजन का पूर्वगामी है जो पुष्पन की क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। यानी वर्नेलिन क्या है, फ्लोरिजन जो दीप्त काल में बनता है और जो पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है। और इसी प्रकार वर्नेलिन जो है वो फ्लोरिजन का क्या है, पूर्वगामी। यानी पहले वर्नेलिन बनता है, वर्नेलिन से फ्लोरिजन बनता है, और फ्लोरिजन से पुष्प का निर्माण होता है। तो देखिए, संपूर्ण अभिक्रिया इस प्रकार से हो सकती है कि शीतकालीन पादप या शीतकाल में क्या होता है, कम तापमान प्राप्त होता है। कम तापमान में क्या बनेगा, वर्नेलिन, और वर्नेलिन क्या करता है, फिर दीप्त काल ग्रहण करता है, और दीप्त काल ग्रहण करके फ्लोरिजन में रूपांतरित हो जाता है, और फ्लोरिजन फिर क्या करता है, पुष्पन के लिए उत्तरदायी होता है। हालांकि एक बात आपको मैं और बता देता हूं इस टॉपिक में, जो ये वर्नेलिन और फ्लोरिजन है, ये दोनों कृत्रिम पदार्थ है। मतलब अभी तक इनका पादप भाग से कोई भी संश्लेषण नहीं हो पाया है, ठीक है। और इसके बाद में वसंतीकरण को अगर अपन साधारण रूप से समझे तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पादपों में पुष्पन की क्रिया शीघ्रता से लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनके अंकुरित बीजों को शीत उपचार द्वारा प्रेरित कर सकते हैं। अर्थात सबसे पहले क्या करेंगे, बीजों को अंकुरित करवाएंगे, और जैसे ही बीज अंकुरित हो जाते हैं उन बीजों को 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने से और उसके पश्चात उनको उगाने से क्या होता है, उनमें पुष्पन की क्रिया शीघ्रता से संपन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वसंतीकरण। अब इन्हीं बीजों को अगर अधिक तापमान में रख दें या दीप्त काल की उपस्थिति में रख दें तो क्या होगा, इनमें पुष्पन की क्रिया नहीं होगी, और इस क्रिया को हम क्या कह देते हैं, विवसंतीकरण। तो ये आप लोगों को याद रखना है, दोनों क्रियाएं, वसंतीकरण और विवसंतीकरण। अर्थात शीत उपचार द्वारा उपचारित बीजों को अगर दीप्त काल की उपस्थिति में रख दिया जाए तो क्या होगा, उनमें जो पुष्पन की क्रिया शीघ्रता के लिए होने के लिए वसंतीकरण की क्रिया करवाई गई थी, तो वो क्या हो जाती है,
नष्ट हो जाती है या यौगिक कि उनमें पुष्पन की क्रिया नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, विवसंतीकरण। अब देखिए अपना नेक्स्ट टॉपिक है जीर्णता। जीर्णता, जीर्णता किसे कहते हैं, किसी भी जीव के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु होती है और जन्म से लेकर मृत्यु तक का काल जो है वो क्या कहलाता है, जीवन काल। हम बात कर रहे हैं पादपों की, तो पादपों के निर्माण होने के पश्चात इनकी मृत्यु तक का संपूर्ण समय होता है वो क्या कहलाता है, उसका जीवन काल कहलाता है। अब देखिए आप लोगों को पता है कि जैसे ही पादप अंकुरित होता है तो वो उसका तना हरा होता है, वो पादप कोमल होता है, ठीक है। धीरे धीरे वो क्या होता है, परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, तना कठोर हो जाता है, द्वितीय ऊतकों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। अब जैसे क्रमिक रूप से उसमें परिपक्वता आई थी, उस परिपक्वता के पश्चात फिर धीरे धीरे एक निश्चित समय अवधि के पश्चात धीरे धीरे क्या होता है, पुनः उपापचयी क्रियाएं जो है मंद होने लग जाती है, सारी क्रियाएं मंद होने लग जाती है और धीरे धीरे पादप जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहां जीर्णता किसे कहेंगे, ठीक है। तो प्रौढ़ावस्था के पश्चात मृत्यु तक की जो अवस्था है वो क्या कहलाती है, जीर्णता कहलाती है। एक प्रकार से आप इसको साधारण शब्दों में ये समझ सकते हैं कि जो वृद्धावस्था होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जीर्णता कहते हैं। लियोपोल्ड के अनुसार जीर्णता जो है वो 4 प्रकार की होती है, संपूर्ण पादप जीर्णता, शीर्ष अथवा परोह जीर्णता, पर्णपाती जीर्णता और क्रमिक जीर्णता। अब देखिए सबसे पहले संपूर्ण पादप जीर्णता, जो 1 वर्षीय पादप होते हैं, यानी खेत के अंदर जो अपन फसल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले सबसे पहली बात तो 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय का अंतर समझिए। कोई भी पादप अगर 1 दिन से लेकर 365 दिन तक जीवित रहता है, ठीक है, 1 दिन जीवित रहे, 2 दिन जीवित रहे, 7 दिन जीवित रहे, 365 दिन जीवित रहे, तो उसे 1 वर्षीय पादप कहते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि अपने जो फसलीय पादप होते हैं वो 3-4 महीनों में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं। तो 3-4 महीनों में भी अगर अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेंगे तो उन्हें भी हम क्या कहेंगे, 1 वर्षीय पादप कहेंगे, ठीक है। तो अब 1 वर्षीय पादप 3-4 महीनों में जीवन चक्र पूर्ण कर लिया फसलीय पादप और उसका जीवन काल समाप्त हो गया, तो उसको क्या कहेंगे अपन, संपूर्ण पादप जीर्णता, यानी पूरे के पूरे पादप की मृत्यु हो जाती है, पूरे के पूरे पादप में वृद्धावस्था के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। शीर्ष अथवा परोह जीर्णता, कुछ पादपों के आप लोग देखते हैं बरसात के दिनों में घासीय पादप अपने आप उगाते हैं, तो उनके अंतर्गत जो शीर्ष भाग होते हैं या भूमि के बाहर जो भाग होता है उसको अपन क्या कहते हैं, परोह। वो उसमें तो क्या होती है, जीर्णता आ जाती है, उसकी तो मृत्यु हो जाती है, लेकिन भूमिगत भाग जो है वो सुरक्षित रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, शीर्ष अथवा परोह जीर्णता। पर्णपाती जीर्णता, पर्णपाती जीर्णता जो बहुवर्षीय पादप होते हैं उनमें प्रत्येक साल क्या होता है, आप लोग जानते हैं पतझड़ के समय उनकी पत्तियां गिर जाती है और फिर नई आ जाती है, तो वो क्या है, पर्णपाती जीर्णता, यानी एक ऋतु विशेष के अंतर्गत जीर्णता प्रकट होती है। और अंतिम है क्रमिक जीर्णता। क्रमिक जीर्णता के अंतर्गत जब पादप अपना जीवन काल पूर्ण कर लेता है तो धीरे धीरे उसके समस्त भागों में जीर्णता आने लगती है, पहले पत्तियों में, फिर तने में, फिर जड़ में और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी क्रमिक जीर्णता कई सालों तक वो जीवित रहते हुए और मृत्यु को प्राप्त होता है। इसके पश्चात अपना अंतिम टॉपिक बचा है इस अध्याय का, वो है प्रसुप्ति। प्रसुप्ति, प्रसुप्ति किसे कहते हैं, अपन जानते हैं बीज निर्माण होने के पश्चात, बीज निर्माण होने के पश्चात अगर उसको समस्त अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां प्राप्त हो जाए तब भी उनमें अंकुरण नहीं होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रसुप्ति। तो अंकुरण नहीं होता है तो प्रसुप्ति कहते हैं, या इस अवस्था को क्या कहते हैं, प्रसुप्तावस्था, और संपूर्ण क्रिया क्या कहलाती है, प्रसुप्ति। यानी किसी भी बीज को समस्त अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियां मिलने पर भी वह अंकुरित नहीं होता है, बीजों की यह अवस्था प्रसुप्तावस्था कहलाती है और इस परिपक्वन की अवस्था को प्रसुप्ति अवस्था कहते हैं। तो इससे बीजों को लाभ क्या है या पादपों को लाभ क्या है, तो इससे क्या है कि ये लंबे समय तक जीवनक्षम बने हुए रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, बबूल सॉरी बबूल के जो बीज है उनमें 5 से 10 वर्ष तक की प्रसुप्ति पाई जाती है, अर्थात अगर हम उनको 10 वर्ष पश्चात भी उगाएं तो वो अंकुरित हो सकते हैं, तब तक वो जीवनक्षम बने रहते हैं। तो इस कारण प्रसुप्ति का क्या लाभ है कि लंबे समय तक पादपों को जीवनक्षम बनाए रखा जा सकता है। इसी प्रकार एक आर्कटिक टुंड्रा है ल्यूपिन, इसमें 2 से 5 वर्ष तक की प्रसुप्ति पाई जाती है। ये अपनी पुस्तक में उदाहरण दिए हुए हैं, इसलिए अपन इनको विशेष रूप से याद रखना, 1-1 नंबर का प्रश्न इनमें पूछा जा सकता है। राइजोफोरा मटर में सजीव प्रजक्ता पाई जाती है। अब देखिए
राइजोफोरा और मटर जो है उनमें बीज बढ़ने के पश्चात फल भित्ति या फलों के अंदर ही क्या होता है, इनका अंकुरण प्रारंभ हो जाता है, ये अंकुरित होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि इनमें प्रसुप्ति अनुपस्थित होती है या इनमें सजीव प्रजनकता पाई जाती है। अब अगर बात करें कि प्रसुप्ति कितने प्रकार की होती है, तो प्रसुप्ति दो प्रकार की होती है, प्राथमिक प्रसुप्ति और द्वितीयक प्रसुप्ति। प्राथमिक प्रसुप्ति किसे कहते हैं, बीज निर्माण के पश्चात जब वो परिपक्व हो जाता है, अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती है और वो अंकुरित नहीं हो पाता, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्राथमिक प्रसुप्ति। और द्वितीयक प्रसुप्ति वो होती है जिसे हमने संग्रहित कर लिया बीजों को, और संग्रहण अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार के रासायनिक परिवर्तनों के कारण उनमें अंकुरण की क्षमता समाप्त हो जाना क्या कहलाता है, द्वितीयक प्रसुप्ति। अर्थात यूं कह सकते हैं कि प्राथमिक प्रसुप्ति तुरंत होती है और द्वितीयक प्रसुप्ति जो है वो देर से उत्पन्न होती है। इसके पश्चात इस टॉपिक में प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाले कारक देखिए दो टॉपिक बचे अपने, प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाले कारक और प्रसुप्ति को भंग करने वाली विधियां। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं प्रसुप्ति को प्रभावित करने वाले कारकों की। सबसे पहला है कठोर बीजावरण। आप लोगों को पता है जीवन काल पादपों में प्रारंभ कौन सी क्रिया के द्वारा होता है, अवशोषण की क्रिया के द्वारा, अंतःशोषण की क्रिया के द्वारा होता है, जो अपन ने चौथे अध्याय में पढ़ा था। अंतःशोषण के द्वारा बीज क्या करते हैं, निर्जीव पदार्थ की भांति नमी को अवशोषित करके और भ्रूण की क्रियाविधि को, उपापचय क्रियाविधि को प्रारंभ करते हैं। लेकिन अगर कठोर बीजावरण होगा तो बीज जो है जल को अवशोषित नहीं कर पाएगा या अंतःशोषण की क्रिया नहीं होगी और प्रसुप्ति जो है वो बनी हुई रहेगी। भ्रूण की अपरिपक्वता, अगर मान लीजिए भ्रूण बीज बनने के पश्चात परिपक्व अवस्था प्राप्त करना चाहता है और उससे पहले ही बीजों को अंकुरित करना प्रारंभ कर दिया, तो वो बीज क्या होंगे, अंकुरित नहीं होंगे, प्रसुप्त ही रहेंगे। उत्तर पक्वन काल की आवश्यकता। उत्तर पक्वन काल का अर्थ है कि कुछ बीज बनने के पश्चात उन्हें कुछ समय के लिए विश्रांति की आवश्यकता होती है। कुछ समय विश्राम करने के पश्चात ही उनमें अंकुरण की क्रिया प्रारंभ होती है। अगर वो नहीं मिले, उससे पहले अंकुरण प्रारंभ कर दिया जाए तो अंकुरित नहीं होते हैं। विशिष्ट तापक्रम एवं प्रकाश की आवश्यकता। जिस प्रकार अपन बात करते हैं शीत उपचार की, शीत उपचार में द्वितीय वृद्धि होती है, या यूं कहें कि शीत उपचार के दौरान पुष्पन की क्रिया प्रारंभ होती है, तो उसी प्रकार उपापचय क्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए प्रकाश की विशिष्ट मात्रा की आवश्यकता होती है। जब तक वो उनको नहीं मिलता है तब तक उनमें उपापचय क्रियाएं प्रारंभ नहीं होती और अंकुरण स्टार्ट नहीं होता। और अंतिम है अंकुरण निरोधकों की उपस्थिति, यानी कुछ इस प्रकार के कारक पाए जाते हैं जो अंकुरण में बाधा पहुंचाते हैं। जैसा एक तो अपन ने पढ़ा था ABA, एब्सेसी कमल क्या करता है, अंकुरण का निरोधन करता है। तो यहाँ एक प्रश्न फिर पूछा जा सकता है कि अंकुरण निरोधकों के नाम दीजिए, 3 अंकुरण निरोधकों के नाम लिख दिए, तो मैंने यहाँ लिख दिए हैं ABA, काउमेरिन, पैरा एस्कॉर्बिक अम्ल और फिनोलिक अम्ल। ये चारों क्या है, अंकुरण निरोधक है। मान लीजिए प्रश्न आ जाए अंकुरण निरोधक किसे कहते हैं, तो वे समस्त कारक जो अंकुरण का विरोध करते हैं अंकुरण निरोधक कहलाते हैं। कौन कौन से, ABA, काउमेरिन, पैरा एस्कॉर्बिक अम्ल और फिनोलिक अम्ल। अब प्रसुप्ति भंग करने की विधियां, प्रसुप्ति को दूर किस प्रकार किया जा सकता है, तो सबसे पहला है खुरचना। मान लीजिए कोई कठोर बीज है, उसको हम किसी कठोर सतह से खुरच कर और उसकी अवशोषण की क्षमता को बढ़ा सकते हैं, या उसके अंदर पिन चुभो के और छिद्र करके और जल अवशोषण की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और प्रसुप्ति को दूर कर सकते हैं। दूसरा है शीतन उपचार। जैसे अपन ने यहाँ पढ़ा था कि विशिष्ट तापक्रम एवं प्रकाश की आवश्यकता होती है, तो विशिष्ट तापक्रम उनको प्रदान करके और प्रसुप्ति को दूर किया जा सकता है, जिसे हम शीतन उपचार कह सकते हैं। तीसरा एकांतरित तापक्रमों द्वारा उद्भासन, यानी कभी कम तापमान, कभी ज्यादा तापमान, कभी कम तापमान, कभी ज्यादा तापमान, इस प्रकार से एकांतरित तापक्रम देकर और प्रसुप्ति को दूर किया जा सकता है। प्रकाश की जितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, जिसे मान लीजिए SDP प्लांट है, तो SDP प्लांट यानी शॉर्ट डे प्लांट, अगर हम उनको सर्दियों में उगाएंगे तो क्या होगा, उनमें प्रसुप्ति दूर हो जाएगी। ग्रीष्म काल में उगाएंगे तो प्रसुप्ति पाई जाएगी। तो इस प्रकार से प्रकाश की अलग अलग मात्रा के अंतर्गत उनको अंकुरित करवाकर प्रसुप्ति को भंग किया जा सकता है। इसी प्रकार दाब के अंतर्गत भी क्या है कि 18 से 20 सेंटीग्रेड तापमान पर और 2000 वायुमंडलीय दाब पर रखने पर बीजों की प्रसुप्ति दूर होती है। इसी प्रकार वृद्धि, जिस प्रकार अंकुरण निरोधक थे उसी प्रकार वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग भी क्या करता है, प्रसुप्ति को भंग करता है।
तो वृद्धि नियंत्रक कौन कौन से हैं जिनके द्वारा प्रसुप्ति भंग होती है? क्लोरोहाइड्रिन, थायोयूरिया, जिब्रेलिन और इथाइलिन। तो ये 4 नाम आपको याद रखना है जो वृद्धि नियंत्रक हैं, जो क्या करते हैं? प्रसुप्ति को दूर करते हैं। कौन कौन से? क्लोरोहाइड्रिन, थायोयूरिया, जिब्रेलिन और इथाइलिन। इस प्रकार से अपना ये 13वां अध्याय जो है वो समाप्त होता है और इसी के साथ अपनी जो द्वितीयक इकाई है पादप कार्य की वो भी आज पूरी होती है। धन्यवाद।